अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, जय झूलेलाल, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, लोग आ जाएं तो मैं थोड़ा काम शुरू करूं, क्योंकि मसला ये है कि फिर वो वही जो मैं बोल चुका होता हूं उस पे सवालात ज्यादा होते हैं। तो आज ये है कि जरा लोग थोड़ा जमा हो जाएं। अभी लोग इतने आए नहीं हैं, तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। और आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन है, इसलिए कि पिछले साल 11 फरवरी 2022 को मैं लंदन से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली थी मैंने। और पूरा एक साल हो गया मुझे इंडिया का सफ़र शुरू किए हुए। मेरे जन्मों का एक कर्ज था, एक ख्वाब था, जो आज के दिन पूरा हुआ था। और मैं भारत माता की तरफ आया था। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई थी नहीं कि मैं भारत आया था, मुझे इतना मान सम्मान मिला था, अपने पुरखों के इलाके देखे, और बड़ी ही ज्यादा पवित्र स्थानों पे गया, जैसे कि सोमनाथ में मैं गया, अयोध्या में गया, मथुरा, फिर माता जी के दर्शन हुए जूनागढ़ में, जयपुर में, और स्वामी नारायण गांधीनगर। तो ये एक बहुत ही यादगार, बहुत ही भाग्यशाली मेरा ट्रिप था। दिल से कसक उठती है। मुझे ये लगता था कि एक साल से कम अरसे में मैं वापस भारत आ सकूंगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती के भारत आने का अभी कोई दूर दूर तक रास्ता नजर आ नहीं रहा। हमारा आपको पता ही है कि हम पाकिस्तानी बॉर्न हैं। वीजे के लिए इनविटेशन और लंबा चौड़ा हिसाब होता है, फिर इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं। तो ये है कि अब लेट्स सी कब किस्मत साथ देगी। तो केदारनाथ, काशी, ये सब यात्राएं बाकी हैं। दोस्तों से मिलना है, कई महाकाल जाना है, मध्य प्रदेश में। इस तरह काफी ख्वाहिशात हैं, काफी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जैसे गालिब ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो लेट्स सी कब आने का मौका मिलता है। अजीज दोस्तों, आते हैं हालात की तरफ। आजकल हालात पाकिस्तान के मतलब देखें, बात यह है कि आईएमएफ आया, 10 दिन रह के चला भी गया, लेकिन अभी तक कोई बात क्लियर निकल के आ नहीं रही। बॉटम लाइन तो ये थी कि जो आए थे, जो इनकी टीम आई थी, तो नीचे स्टाफ लेवल पे, टीम लेवल पे कोई एग्रीमेंट हो नहीं सका। क्योंकि इस बार तो आईएमएफ ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी और ऐसी ऐसी चीजें रखी कि इनको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और आईएमएफ ने जो शर्तें रखी, वो पाकिस्तान में आर्मी कभी कबूल नहीं करेगी। जैसे कि 600 बिलियन रुपए का बजट है मिलिट्री का, वो कम करने का कहा है। या तो आप उसको डायरेक्ट कम कर लें, या फिर जो सिविलियन बजट से आप 600 बिलियन रुपए की पेंशन लेके जा रहे हैं, वो मिलिट्री बजट में डालें। ये आर्मी कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये डाकू आर्मी है और पाकिस्तान को लूटना इनका पहला कर्तव्य है। और सिक्योरिटी तो ये दे नहीं सकते। देखें, फीफा वर्ल्ड कप में कतर में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी को बुलाया गया, और सुना है कि पाकिस्तान आर्मी ने $2 बिलियन का बिल दिया कतर की सरकार को, और $2 बिलियन आर्मी को मिले। अब कोई पूछे कि कहाँ गए वो $2 बिलियन, यानी ये अपने आने वाले माल का बराबर कोई हिसाब ही देने को तैयार नहीं होते कि जो इतना पैसा आया कहाँ गया। यहाँ पे 1.2 बिलियन की किस्त के लिए आईएमएफ के पांव पकड़े हुए हैं, लेट गए हैं, लेकिन $2 बिलियन कतर से जो आए, इसका ये हिसाब देने को तैयार नहीं। तो आर्मी तो किसी सूरत तैयार हो नहीं रही। तो आईएमएफ की दूसरी शर्त ये थी कि ग्रेड 17 से ऊपर के
सारे सिविलियन मिलिट्री ऑफिसर्स की प्रॉपर्टीज, एसेट्स पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो हैं उनको डिक्लेयर करो। इन्होंने ये भी मना कर दिया कि नहीं, ये पब्लिक सिक्योरिटी का मसला होगा, पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। भाई साहब, क्यों सिविल वॉर शुरू हो जाएगी? यहाँ पे इंग्लैंड में हर सरकारी ऑफिसर, हर पॉलिटिशियन, हर मिलिट्री ऑफिसर की सारी एसेट्स पब्लिक होती हैं। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में और सरकार का जो खर्चा होता है, चाहे आर्मी पे हो या चाहे सिविलियन पे हो, ये आम आदमी के टैक्स से पूरा करते हैं। तो हमारे टैक्स से अगर आप खर्चा कर रहे हो तो हमें हिसाब किताब तो दोगे ना, कि आप ये सब आपके पास इतना कहाँ से आया है? उसमें सिविल वार कहाँ से आ गई? सिविल वार इसलिए होगी कि जब पता चलेगा कि एक ब्रिगेडियर के पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, एक ग्रेड 17 और ग्रेड 20 और ग्रेड 22 के ऑफिसर के पास बिलियन बिलियन रुपए हैं, इनके पास बाहर की नेशनलिटियां हैं, इनकी प्रॉपर्टियां दुबई, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भरपूर हैं, इनकी फैमिलियां वहां पे सेटल्ड हैं, लंबे चौड़े इनके बिजनेसेस हैं वहां पे। ये सब जब जब चीजें पब्लिक होंगी तो फिर पब्लिक तो आवाज उठाएगी। हालांकि ये मुर्दार पब्लिक है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जैसी पब्लिक तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक ये आवाज नहीं उठा रहे, अभी तक ये मरे हुए पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये ऐसी शर्तें थी जो आर्मी ने कभी कबूल नहीं करनी थी। बाकी जो कबूल करने वाली शर्तें थी, 200 बिलियन रुपए का टैक्स पब्लिक पे लगाएंगे, वो फौरन लगा दिया। कल इसाक डार, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम मजबूर हैं, हम आपके ऊपर बोझ डालेंगे, 170 बिलियन रुपए का हम आपके ऊपर टैक्स डाल रहे हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ाने का कहा, फौरन बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी खत्म करने का फौरन कर दी। पेट्रोल का भाव बढ़ाने का कहा, फौरन कर दिया। डॉलर का भाव बढ़ाने का कहा, फौरन कर दिया। इन चीजों से आर्मी को या ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपनी अय्याशियां खत्म नहीं कर रहे। आप ये देखें कि पाकिस्तान एक 23 करोड़ का मुल्क है, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में 25वें 26वें नंबर पे है। उसमें 83 मिनिस्टर हैं। पिछले हफ्ते फिर शहबाज शरीफ ने कुछ नए मिनिस्टर लिए, 83 मिनिस्टर। जबकि ये इंग्लैंड और फ्रांस के इकोनॉमी दुनिया की पांचवी छठी सातवीं बड़ी इकोनॉमी है, इनके पास 20-25 ऐसे मिनिस्टर होते हैं। अमेरिका में मेरा ख्याल है 25-30 मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के पास 83 मिनिस्टर, करने का क्या है सिवाय भीख मांगने के? ये आज आसिम मुनीर पहुंचा हुआ है लंदन से वापसी पे अबू धाबी। अबू धाबी क्या करने गया है? इसलिए गया है कि अबू धाबी के शेख ने वादा किया था कि $1 बिलियन की मैं उधार दूंगा। वो उसको वादा दिलाने या याद दिलाने के, सरकार आप हमारे कफील हैं और हम तो मर रहे हैं, हमें तो आईएमएफ ने घसीटा हुआ है, तो प्लीज $1 बिलियन दे दें, थोड़ा मुफ्त में तेल ही दे दें। लेकिन यह है कि अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, आम आदमी का कचूमर निकाल देंगे। इतना टैक्स और इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि एक आलम खराब है। ऐसे में आपको पता है आटे का कितना क्राइसिस चल रहा है। और आटा पाकिस्तान में जो गेहूं है, गंदुम, ये पंजाब में प्रोड्यूस होती है। ये एक चीज है जो पंजाब प्रोड्यूस करता है, हालांकि हम इंपोर्ट करते हैं। इसमें भी हम इंपोर्ट करते हैं। पंजाब बहुत हुआ तो अपना पंजाब का पूरा खाता कर लेता है, इसके बाद थोड़ी बहुत बच जाए तो वो महंगे दामों में सिंध, बलूचिस्तान, केपीके को बेचता है। हालांकि सिंध के पास अपनी गंदुम बहुत होती है, लेकिन बलूचिस्तान, केपीके में नहीं होती। अब पंजाब के आटे मिलों के ओनर्स ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि भाई हमारे यहाँ मसले बहुत खराब हो रहे हैं और महंगाई बहुत बढ़ा दी है तुम लोगों ने, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, हमारा ये सब मसला है। तो हम 14 फरवरी से आटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ऑलरेडी आटा नहीं है, अब ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो सूरत हाल हद से ज्यादा खराब है। ऐसे में आईएमएफ फिर चला गया, उन्होंने कहा सॉरी भाई, अब हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तो अब 10 दिन की वर्चुअल मीटिंग शुरू होगी, कंप्यूटर पे आमने सामने बैठ के बातचीत होगी। सवाल यहाँ पे मेरे भी समझ में नहीं आता कि ये $1.2 बिलियन की एक किस्त के लिए इतना हाथ पांव जोड़ रहे हैं,
तो इनको तो 1.2 बिलियन से क्या होगा? इनके तो कंटेनर 2 बिलियन के पड़े हुए हैं पोर्ट पे। इनके 2 बिलियन तो खाली कंटेनर छुड़ाने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो इनके जो इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स हैं, वो सब रुकी हुई हैं। तो पैसा तो बड़ा चाहिए। एक और मसला ये है कि कल ही एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसने बताया है कि पाकिस्तान को कम से कम $6 बिलियन तो 31 मार्च तक कर्जों की किस्तें और कर्जों का इंटरेस्ट भरने के लिए चाहिए। कहाँ से आएगा ये सब पैसा? एक और खबर आई है, अमेरिका के एक स्पोक्स पर्सन हैं सरकार के, अमेरिकी सरकार के, व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को हेल्प करने के लिए अमेरिकी सरकार पाकिस्तान की मदद करेगी। यूक्रेन में इतनी वार चल रही है, इतना कुछ है, वहां पे ये $2-3 बिलियन से ज्यादा का पैकेज नहीं दे पा रहे। तो ये पाकिस्तान को इतना लंबा पैकेज कौन देगा, कहाँ से होगा पाकिस्तान का मसला हल, ये समझ से बाहर है। अब अमेरिका जाहिर है अपने इस स्ट्रेटेजिक एसेट्स यानी पाकिस्तान को टूटने फूटने से बचाने के लिए बहुत कोशिश करेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान लंगड़ा लूला पाकिस्तान थोड़ा इस करंट क्राइसिस से इमीडिएटली तो निकल आए, लेकिन ये एक परमानेंट मसला है क्योंकि लोन इतनी सारी ली हुई हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली ड्यू होती हैं। फिर ब्याज जो है, इंटरेस्ट, वो रेगुलर ड्यू होता है। फिर आपकी इंपोर्ट्स, भाई इंपोर्ट्स आपके लिए मेडिसिन के लिए, दूसरा आईटी टेक्नोलॉजी की चीजें, हर चीज तो पाकिस्तान में बाहर से आती है। पाकिस्तान में खुद तो कुछ बनता है नहीं, हर चीज बाहर से आ रही है, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि मुझे अपनी, अभी तक मैं भी बैठ के सोचता हूँ कि जब आईएमएफ के आगे ये 1.2 बिलियन के लिए इतना तरले मिन्नतें कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो आगे मामलात कैसे चलेंगे? जहां पे खुद शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं कि हमें एक साल में कोई 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए। तो ये एक साल में 25-30 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? अब ये नाइन्थ रिव्यू जो है आईएमएफ का, इसका 6 बिलियन डॉलर के टोटल नाइन्थ रिव्यू है, जिसमें से 1.2 बिलियन की किस्त की बात हो रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इन्होंने 10th रिव्यू ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है कि अब आप एक और प्रोग्राम शुरू करें आईएमएफ का 10th रिव्यू का, और 10th रिव्यू में हम आपसे मदद मांग रहे हैं और लोन मांग रहे हैं। ऑलरेडी 9th रिव्यू की किस्त नहीं दे रहे तो 10th रिव्यू का कहां से? तो ये भीख मांग मांग के, कर्जा ले लेके कहां तक मामला चलेंगे? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन तो ये है। आते हैं पाकिस्तान की जो सोशल और पॉलिटिकल पोजीशन है। तो कमर बाजवा ने कहा है कि, एक जर्नलिस्ट को फोन पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया था तो इसको हटाना जरूरी था। अब इस पे पीटीआई ने, इमरान खान ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है कि देखो हम कह रहे थे ना कि रेजिम चेंज हुआ है और आर्मी के ऊपर, बाजवा के ऊपर बगावत का मुकदमा किया जाएगा, उसने हमें इलीगली हटाया। तो भाई साहब, आप तो कह रहे थे अमेरिका ने हटाया है, आप तो कह रहे थे कि अमेरिका ने रेजिम चेंज किया है, एक साइफर आया था, एक लेटर आया था और ये सब। अब बाजवा के ऊपर आ गए हो। फिर बाजवा ने अगले दिन एक और जर्नलिस्ट को फोन किया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, ये बात मेरे ऊपर जबरदस्ती डाली गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे पास सिक्योरिटी के बगैर हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो पाकिस्तान आर्मी ने कहा कि सॉरी भाई, हमारे पास इतने बंदे नहीं हैं, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए। ये कतर में फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पे तो जा सकते हैं, अपने मुल्क में जिनकी तनख्वाहें लेते हैं, जिसका इतना बड़ा बजट लेते हैं, उनमें, उसमें सिक्योरिटी देने को साफ मना कर दिया है। तो इलेक्शन के लिए फिर पीटीआई कोर्ट में गई और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब और केपी की असेंबलीज टूट गई हैं
और पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली नहीं है, वहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली टूटने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। तो पंजाब एंड केपी के असेंबली के इलेक्शन प्लस इमरान खान के जो दर्जनों एमएनएस, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को जो रेजिग्नेशन आए थे, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए। तो वो असेंबली की सीट्स खाली खाली पड़ी हैं, उन पे बाई इलेक्शन कराने हैं। इनके पास ना तो पैसा है कि इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, और ना इनके पास सिक्योरिटी है। तो ये कह रहे हैं हम कैसे इलेक्शन कराएं। इलेक्शंस के तो फिल वक्त दूर दूर तक चांस नहीं है। चांस वही है जो मैं भी अरसे से कह रहा हूँ, जो बंद लफ्जों में, खुले लफ्जों में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, मार्शल लॉ आएगा, एक एक नॉन इलेक्टेड टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएगी, साल 2 साल 3 साल के नाम पे आ जाएगी। बैकडोर में आर्मी रूल कर रहा होगा। अमेरिका की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं जो पूरी करनी होंगी, वो आर्मी पूरी कर देगी। और ये कि पाकिस्तान का तो हाल खराब है। पैरासिटामोल जो बेसिक गोली है, जो हर घर में इस्तेमाल होती है, उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया ऑफिशियली कल ऐलान करके। और फार्मास्यूटिकल्स ने अपनी मेन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, उनके भाव बढ़ा दिए हैं। हर चीज का हाल खराब है। ये अजीज दोस्तों थी सूरत हाल पाकिस्तान की। कुछ आपको इंग्लैंड के हवाले से खबर दूं कि इंग्लैंड में माइग्रेशन का मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और रोज यहाँ पे दर्जनों कश्तियां आती हैं, नाव, बोट्स, और इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं। अब ये इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, इनका ये जिनीवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, तो इसलिए ये उनको पनाह देते हैं। और वो रेफ्यूजी नहीं होते। रेफ्यूजी की तो एक क्राइटेरिया होता है, वो इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरते। तो ये लोग को सरकार यहाँ पे अच्छे अच्छे होटलों में रखती है, इनको जेब खर्च के लिए रोज के पैसे देती है, इनको फ्री खाना में, फ्री मेडिकल, फ्री कपड़ा, फ्री सब चीजें देती है। और ऐसे ऐसे गांव में रखती है जहाँ पे बहुत छोटी आबादी होती है। अब जैसे इन्होंने, एक मुझे नाम याद नहीं गांव का, ऐसे टाउन में इनको एक आबाद किया 200 लोगों को, जहाँ की आबादी ही 1600 है। अब वो लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्राइम करते हैं, ये रात को, अब हमारी लड़कियां तो शाम के बाद निकलने जैसी नहीं रही, दिन में उनके उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है। रोज कितनी वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें लड़ रहे हैं सड़कों पे, यहाँ के गोरे लड़के लड़कियों को मारा कूटा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो और दूसरा यहाँ पे टेररिज्म, देखें टेररिज्म यही नहीं होता कि पेशावर में बम धमाका हो गया। इन गोरों के लिए छोटा सा किसी ने चाकू मार दिया तो वो भी टेररिज्म है। अब कल जेरूसलम में एक बस स्टॉप पे एक गाड़ी चढ़ दौड़ी, गाड़ी आई और अंदर घुस गई, उसमें लोग खड़े थे, एक बच्चा और एक आदमी मर गए। अब ये टेररिज्म में काउंट होता है, क्योंकि क्राइम होता है आप पैसे के लिए या किसी जाति दुश्मनी के लिए करते हो। आप इस्लाम के नाम पे जो चीज कर रहे हो या किसी आइडियोलॉजी के नाम पे कोई एक्ट ऑफ वायलेंस करते हो, वो टेररिज्म है। तो यहाँ पे टेररिज्म को रोकने के लिए प्रीति पाटिल जब यहाँ की होम मिनिस्टर थी बोरिस जॉनसन की सरकार में, तो 2021 में जनवरी में इन्होंने एक मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये टास्क दिया था कि तुम पूरी एक रिसर्च करो और पूरा एक रिपोर्ट बना के दो। तो ये अभी परसों तरसों 8 फरवरी को रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इशू की है, जिसपे मैंने परसों एक प्रोग्राम भी पूरा बना के आपके सामने रखा था, कल या परसों। और जाहिर है अब मसला ये है कि ये खुल के ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान सब करवा रहा है। ये खुल के ये नहीं कह सकते कि इस्लाम के नाम पे कुरान की रोशनी में ये सब हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे मिलियंस ऑफ मुसलमान हैं। ये तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फिर इनके ऊपर फैशिज्म और इस्लामोफोबिया। लेकिन बहरहाल उस रिपोर्ट में पहली बार खुल के बातें की गई हैं। वो 192 पेज की रिपोर्ट है और उसमें बताया गया कि इस्लामिज्म के नाम पे टेररिज्म हो रहा है, और फिर आगे वजाहत भी कर रहे हैं कि नहीं, इस्लाम एंड इस्लामिज्म इज टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन बहरहाल इसमें कोई 150-200 जगह पे इस्लामिज्म और इस्लामिक और ये सब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है।
और इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन में जो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहे हैं ना, वो 80% इस्लामिक है। और कई केसेस हमारे उसमें चल रहे हैं, जिसमें होता ये है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, जैसे भारत की सरकार है, भारत की जो सेना है, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जम्मू कश्मीर में अब अटैक होने से पहले ही रोक लेते हैं। रोज इन्फिल्ट्रेशन में कितने लोग मारे जाते हैं, कितने पकड़े जाते हैं, हथियारों के जखीरे पकड़े जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी काफी ज्यादातर काम होने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। तो उनकी जो जांच हो रही है, वो उस रिपोर्ट में बताया गया कि 80% इस्लाम रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो खतरा बताया गया है वो प्रो खालिस्तानी है, जो खालिस्तान के नाम पे यहाँ वायलेंस कर रहे हैं। और उसमें बंद लफ्जों में यही बताया है कि ये पाकिस्तान की बैकिंग पे खालिस्तानी चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ब्लास्फेमी के नाम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को भी कुछ भी कर दिया जाता है। तो इसमें इन्होंने खत्म नबूवत ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम लिया है। खत्म नबूवत ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनी थी और पाकिस्तान में ही इसका हेड ऑफिस है। ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद इज लास्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया। इस बात को जो बिलीव नहीं करता वो ब्लास्फेमी करता है और उसकी सजा सरतन से जुदा है। जैसे कि आपको तो नहीं याद होगा, हम पाकिस्तानियों को अच्छी तरह याद है कि आज से कुछ साल पहले मर्दान में, केपीके में, एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था, प्रोग्रेसिव था, उसकी सोच बड़ी खुली दुली थी। तो वो यूनिवर्सिटी में अक्सर डिबेट्स में हिस्सा लेता था। उसमें वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसका घेराव कर लिया और इसके हॉस्टल में कमरे में घुस के इसको मार मार के इसको मार दिया, इसको जान से। और फिर मुझे याद है कि इसकी माँ का बयान है कि जब मैंने इसकी लाश के पास गई और मैंने इसका हाथ हाथ में पकड़ा, तो इसके हाथ में कोई हड्डी नहीं थी, सुरमा बना हुआ था, बिल्कुल चूरा चूरा हड्डियां थी। ये किया था मशल खान के साथ। आज ये वाकया फिर हुआ है। अभी मैंने लेटेस्ट खबर पढ़ी है कि लिंचिंग हुई और एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट था उधर ही केपीके में, एक यूनिवर्सिटी में, और उसको इतने इतना टॉर्चर किया स्टूडेंट्स ने, एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट्स ने, कि इसने ब्लास्फेमी की है और इसको मार दिया जान से। तो यहाँ पे भी ये चीजें आपको पता है, सैमुअल पैटी के साथ फ्रांस में क्या हुआ, उसकी गर्दन सर तन से जुदा कर दी थी। भारत में कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। तो ये सब खत्म नबूवत के ब्रांचें हैं जो करती हैं। तो उस रिपोर्ट में खत्म नबूवत के हवाले से भी काफी बातें बताई गई हैं। एक अलार्मिंग रिपोर्ट है और उसमें फिर आगे बताया है कि आगे हमें करना क्या है ब्रिटिश सरकार को। तो करने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है। देखें, कॉन्क्रीट स्टेप तो सीधे सीधे हैं कि लेजिस्लेशन करो, इन सब चीजों को इलीगल कराओ, और छोटे से छोटे जो इस्लामिक नाम पे करते हैं ना, उनको जेल में डालो, उनको सजाएं दो। लेकिन लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं तो लेबर पार्टी बीच में आ जाती है। और हालात यहाँ के बहुत ही खराब हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत है। और इस हफ्ते 4 स्ट्राइक्स हुई हैं। इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं क्योंकि मसला वही है कि महंगाई आपने इतनी बढ़ाई है, सैलरीज बढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों के हालात बहुत ही खराब है। हम किस तरह पूरा महीना करते हैं वो हम ही जानते हैं। तो इन हालात में यहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, एम्बुलेंस की स्ट्राइक्स, नर्सेस की स्ट्राइक्स, टीचर्स की स्ट्राइक, ट्रेन की स्ट्राइक्स, बस की स्ट्राइक्स, मुसलसल किसी न किसी चीज की स्ट्राइक चल ही रही होती है। तो इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। अजीज दोस्तों, आखिरी टॉपिक की तरफ आऊंगा, यूक्रेन रशिया, फिर हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर है ना, उसमें वेस्ट है ना, वो हारता जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन के पास अब मैन पावर भी कम होती जा रही है, लोग लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। और करप्शन वहां पे इतनी है कि जो मदद आ रही है ना यूरोप अमेरिका से, अब इन क्राइसिस के हालात में आप कैसे देख पाओगे कि उसने कहाँ पे क्या खर्च किया है। वो तो बता देता है कि भाई ठीक है, हमने ये हमारी 5,000 की फौज फलां बॉर्डर पे लड़ रही है रशिया के साथ, उनको तनख्वाहें दी, उनका खाना पीना, ये वो, पता चला वहां 500 नहीं लड़ रहे। कौन चेक करने जाएगा।
तो करप्शन बहुत है, माल आ रहा है यूरोप अमेरिका से दबा के, और वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और सुना है कि जो बाइडेन ने सीक्रेटली एक मिशन भेजा था रशिया, और उनसे कहा था कि आप 20% यूक्रेन जो आपके कब्जे में है वो रख के अब आप सीज फायर कर दें। लेकिन रशिया कह रहा है कि अब तो मैंने शुरू किया है, अभी तो तुम लोगों की बदमाशियां खत्म नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी के टैंक आ गए थे लेनिनग्राड तक, और हमारे लोगों को मिलियंस ऑफ रशियन उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनों के हाथों मरे थे। आज वापस जर्मनी के और अमेरिका के टैंक हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं, तो अब तो हम तुम लोगों को पूरा रास्ता दिखा के आएंगे वापसी का, फिक्र नहीं करो। तो ये रशिया यूक्रेन वार की सूरत हाल है। और थोड़ा आखिरी में एक और पॉइंट है, वो जलजला, वो जो अर्थक्वेक आया है। देखिए अर्थक्वेक जैसे ऐसा लग रहा है कि खाली तुर्की में आया है, तुर्की के साथ सीरिया में भी अर्थक्वेक आया है। तुर्की तो फिर एक थोड़ा डेवलप्ड मुल्क है सीरिया के मुकाबले में। सीरिया में तो अमेरिका और वेस्ट ने एक फजूल की जंग शुरू की हुई थी। सीरिया का तो कहीं कोई टेररिज्म से ताल्लुक नहीं था ना। आपने इराक के ऊपर भी डाला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये वो तो निकला नहीं। लेकिन फिर आपका इराक से एक पंगा था, लेकिन सीरिया लीबिया में आप क्यों कूदे? ओबामा साहब क्यों आए इधर? पूरा मुल्क तबाह है। ऐसे में जलजला आता है तो पूरी दुनिया तुर्की की मदद के लिए जा रही है। जिसको देखो तुर्की के लिए जा रहा है। आज सुबह एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में $30 मिलियन जाके तुर्की एम्बेसी को दे दिए। दुनिया भर के मुल्क यूनाइटेड नेशंस के हवाई जहाज भर के तुर्की जा रहे हैं। सीरिया का क्या कसूर है? मैंने एक लड़की की वहां वीडियो देखी, मुझे खुद बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा यार कोई पूछ नहीं रहा। वो कहती है हमारा ऑलरेडी जंग में हम, ऑलरेडी हमारा मुल्क तबाह है। आईएसआईएस नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बैठी हुई है, सीरिया का तबाह हाल कर दिया है। ऐसे में आप हमें मदद भी कोई नहीं कर रहा। अब यूनाइटेड नेशंस के कुछ जहाज गए हैं, सुना है इंडिया ने भी कुछ भेजा है, लेकिन कोई इस्लामिक मुल्क अव्वल तो आपको इस पूरे सिस्टम में जो मदद का, तुर्की भी जो जा रहा है, इसमें सिवाय पाकिस्तान के इक्का दुक्का कोई मदद गई होगी, वरना तो सारी अमेरिका दे रहा है, यूरोप दे रहा है, इंडिया दे रहा है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज ही मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान के भी जो मदद कर रहे हैं, मदद से ज्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ हवाई जहाज भर के जा रहा है, खड़े होकर फोटो सेशन कराते हैं एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज के आगे खड़े होकर फोटो सेशन, देखे हम मदद भेज रहे हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ मदद के लिए ये करता है कि तुर्की को कहता है कि भाई हवाई जहाज भेजो अपना, हमारे पास सामान पड़ा है। वो सामान जो हमारे सैलाब के लिए मदद आई थी, उसी में से उठा के वो भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सैलाब वालों को तो बेचारों को कुछ मिला नहीं, उसी में से उठा उठा के तुर्की भेज रहे हैं। उसके लिए भी हवाई जहाज तुर्की का आता है बेचारों का। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत दुख की बात है कि सीरिया का कोई भाव नहीं पूछ रहा। थोड़ा बहुत जो पूछ रहे हैं तो भी वो बहुत कम है। सीरिया को भी ध्यान दें। तबाही अगर तुर्की में 60% आई है तो सीरिया में भी 40% आई है। मसला ये है कि तुर्की तो एक यूरोपियन मतलब नेटो कंट्री है, थोड़ा ओपन कंट्री है, वहां पे मीडिया है, वहां पे सब कुछ है। सीरिया में तो जंग ज़दा इलाका है ना, वहां पे ना मीडिया है ना कुछ है। तुर्की में तो इंडियन रिपोर्टर भी पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर भी पहुंचे हुए हैं, वहां से रिपोर्टिंग हो रही है सब कुछ। सीरिया का तो कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और सीरियंस कभी टेररिस्ट नहीं रहे। ठीक है, सीरिया का इसराइल के साथ एक मसला था, तो वो भी मसला इसलिए था कि हिस्टोरिकली 1948 में जब इसराइल आजाद होता है और फिर इसराइल पैलेस्टाइन का मसला होता है, इसमें अरब कंट्रीज सारे इसराइल के खिलाफ थे, उसमें सीरिया था। उसमें फिर 1967 की वॉर में इसराइल ने सीरिया का इलाका कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स। वो आज तक इसराइल के कब्जे में है। तो वो एक सीरिया का इसराइल के साथ पंगा है। बाकी सीरिया ने कभी दुनिया में टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं की। सीरियंस बड़े लिबरल लोग थे। आप सीरिया के बशर उल असद और उसकी बीवी की पिक्चर्स और वीडियोस देख लें, ये लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। सीरिया में कहीं एक्सट्रीमिज्म नहीं था। सीरिया में ज्यादातर अलवी फिरके के लोग हैं। अलवी मुसलमानों का वो फिरका है जो कि शायद ही कोई मुसलमान उसको मुसलमान मानेगा, क्योंकि अलवी कहते हैं कि हजरत अली जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, वो अल्लाह के बेटे हैं, और वो प्रॉफिट मोहम्मद से ऊपर मानते हैं हजरत अली को। तो वो तो ब्लास्फेमी हो जाती है बाकी मुसलमान ग्रुपों की तरफ से।
तो अलवी बड़े लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग हैं, वहाँ पे सीरिया के लोग बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं। ऐसे में वहाँ पे अमेरिका ने जंग कर दी और अब वहाँ पे कोई मदद भी करने को तैयार नहीं। तो बड़ा अफ़सोस होता है ये चीज़ें देख के। अज़ीज़ दोस्तों, आते हैं फिर अब हम सवाल-जवाब की तरफ। अ, गिरीश पिलंकर जी, व्हाई शुड पाकिस्तान गिव पीओके गिलगित एंड बल्तिस्तान टू इंडिया एंड अर्न मनी फ्रॉम इंडिया? देखें, एक तो ये कि पाकिस्तान अगर पीओके गिलगित बल्तिस्तान इंडिया को दे देगा, तो फिर हम पाकिस्तानियों से बजट लेने के लिए आर्मी हमें क्या चूरन बेचेगी? कश्मीर आज़ाद कराना इसी नाम पे तो सारी कहानी है। अगर कश्मीर ही भारत को दे दिया, तो भारत से फिर आपके मसले खत्म। भारत से तो आपका एक ही मसला है पाकिस्तान का, वो है कश्मीर आज़ाद कराना है। तो अगर वही दे दिया तो फिर आर्मी बजट कैसे खाएगी हमारा? तो 2, 4, 5, 10 बिलियन इंडिया से लेने के लिए पीओके गिलगित बल्तिस्तान देने का मतलब है आर्मी खत्म करनी। आर्मी कैसे खत्म होगी? आर्मी खत्म तो पाकिस्तान बच जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी के बिल्कुल ऐसा कोई विचार नहीं है कि वो ऐसी चीज करेंगे। दूसरा ये है कि एक मिसाल है कि आपने, बारिश हो रही थी, मेरे घर आए, मेरे से छाता लिया और आप चले गए छाता लेके। अब आपने वो छाता वापस करना है ना, तो आप मुझे आके कहते हो कि $10 दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा छाता वापस करूंगा। तो ये तो गलत है ना। तो यही भारत कह रहा है कि भाई हमारा है जी पीओके एंड गिलगित बल्तिस्तान, हम क्यों पैसे दें? वैसे ही कोर्स ऑफ लाइफ है, उसने आना ही है हमारी तरफ। तो ये है कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं चल रही, ऐसी कोई विचारधारा नहीं चल रही कि जिसमें पाकिस्तान को पैसा दे के वापस तगड़ा किया जाए। भाई देखें, पाकिस्तान क्या सुधर गया है? क्या इन हालात में भी पाकिस्तान गड़बड़ी नहीं कर रहा? बिलावल ने, अभी कितना पुरानी बात है ये, 1 महीना हुआ है, बुचर ऑफ गुजरात और क्या क्या बदतमीजी नहीं की थी यूनाइटेड नेशन में। फिर 15 दिन पहले हिना रब्बानी खर ने राना अयूब के घर में तबाह कर दिया, इंडिया में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, रोज कर रहे हैं। अब आज 11 फरवरी है, आज मकबूल भट्ट की एनिवर्सरी के नाम पे पूरी दुनिया में कश्मीरी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भारत के हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है लंदन में। मकबूल भट्ट को फांसी दी थी। और भाई मकबूल भट्ट ने टेररिज्म की थी। इसने यहाँ पे बर्मिंघम में इंडिया के एक डिप्लोमेट का कत्ल किया था। इसी ने जेकेएलएफ बनाई थी। कश्मीरियों से मेरी बात होती है तो प्रोग्रेसिव और लिबरल कश्मीरी जो पीओके के खिलाफ भी बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि नहीं नहीं, मकबूल भट्ट के साथ तो इंडिया ने बहुत ज्यादती की थी। जब उनसे कहो कि भाई उसने टेररिज्म की थी, बोला नहीं, वो टेररिज्म नहीं थी, वो फ्रीडम फाइट थी, वो फ्रीडम फाइटर था। तो ये बड़ा मसला है। अब ये मकबूल भट्ट की जो हो रही है, कौन कर रहा है एनिवर्सरी? और ये जो प्रोटेस्ट कश्मीरी कर रहे हैं, किसकी बैक पे कर रहे हैं? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है, इसलिए भारत इसको कुछ भी नहीं देगा। सत्यम कारदे जी, धन्यवाद भाई। व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम? कैन द गोल्डन एज रिटर्न? भाई, गोल्डन एज कभी भी नहीं रही इस्लाम की। वो जो विक्ट्रीज थी, इन्वेजन्स थे, आप स्पेन तक पहुंच गए, आपने नॉर्थ अफ्रीका फतह कर लिया, आपने सेंट्रल एशिया में चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गए, आपने इंडिया फतह कर लिया, आप इंडोनेशिया तक चले गए। अगर ये गोल्डन एज है तो उसका फायदा मुसलमानों को क्या था भाई? भाई फौज जाती थी मुसलमानों की, हमला करती थी, जीतती थी, माले गनीमत मिलता था, वहां से लूट मार करके आ जाते थे। खलीफा साहब अपना एक अमीर मुकर्रर कर देते थे, वो अमीर वहां पे एक्सप्लॉइटेशन करता था। वहां पे इवन गरीब मुसलमानों का भी एक्सप्लॉइटेशन होता था। और इंसानों के लिए, नॉन मुस्लिमों के लिए तो वो गोल्डन एज नहीं थी ना, वो भयानक एज थी। और ऐसी एज अब नहीं आ सकती भाई, कभी भी नहीं आ सकती। हर हर महादेव जी, थैंक यू भाई। मोदी जी ने नोटबंदी की थी 2016 में, उसका असर आज पाक पर हो रहा है। तो पाक आर्मी ने कितनी इंडियन करेंसी की नोट बनाई होगी? जी जी, वो नोटबंदी तो एक बहुत ही जबरदस्त काम था। मैं तो उन चीजों का गवाह हूँ। मैं उस वक्त भी जिनीवा गया था जब, तो मुझे कश्मीरियों ने बड़ी
वो बताई थी, जो क्योंकि मैं बेल्जियम में रहता था, 20 साल मैं बेल्जियम में रहा हूँ, तो मेरा असाइलम का जो शुरू का पीरियड था, उसमें मैं असाइलम सेंटर में पाकिस्तानियों के साथ था, और पंजाबी, कश्मीरी मेरे सारे दोस्त होते थे। और मैं ये 94 में एमक्यूएम के लिए काम करना शुरू किया। इससे पहले मैं पॉलिटिक्स का मुझे अलिफ बे भी नहीं पता था। ठीक है, बचपन से चीज़ों को फ़ॉलो करते थे, भुट्टो को, पाकिस्तान की हद तक ये वो, लेकिन मुझे बेसिकली कोई ख़ास चीज़ों को नहीं पता था। मुझे भी यही पता था कि कश्मीर पे भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है और ज़ुल्म हो रहा है, यही चीज़ें जो हम सुनते थे। तो ये सारे कश्मीरी उस ज़माने के मेरे दोस्त थे। तो जब नोटबंदी हुई और इनमें से कई कश्मीरी जिनीवा, क्योंकि ये सब आईएसआई की दिहाड़ी पे हैं, तो जिनीवा आते थे, तो वो रोना-धोना करते थे। भाई देखें, पाकिस्तान की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है ना, तो पाकिस्तान ने ये शाणपत्ती की थी कि नोट छापने की मशीन लगा ली थी। और वो इंडिया के इतने क्वालिटी के नोट नहीं थे कि नकली ना बन सके। और वो करोड़ों, अरबों रुपया भारत में अपने स्टूजीज को, जैसे लिखारी हैं, जैसे स्लीपर सेल्स हैं, फिर कश्मीर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, वो सब उस नोट से पेमेंट करते थे। अच्छा, एक कश्मीरी आतंकवादी है या एक पॉलिटिकल लीडर है, अब मैं नाम लूँगा तो लोगों को मिर्चें लगेंगी। कश्मीर के जितने भी इंडिया में टॉप टॉप के पॉलिटिकल लीडर थे, वो सारे, इनके घरों में कमरा पूरा भरा होता था नोटों से। कि आगे उन्होंने मुख्तलिफ टेररिस्टों को, मुख्तलिफ स्लीपर सेल्स को, मुख्तलिफ लिखारियों को, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को वो पैसे बाँटने होते थे। अब वो रातों रात खोटे हो गए। अब सरकार ने तो ये कहा ना कि हाँ भाई, नोटबंदी हो रही है, जिसके पास नोट पड़े हैं जाओ बैंक में चेंज कराओ। अब वो इतने पूरे कमरे भरे नोटों का हिसाब-किताब बैंक को कैसे देंगे? बैंक तो पूछेगी ना। अब एक मिसाल है कि मैं 10,000 रुपए लेके बैंक में जाता हूँ चेंज कराने के लिए, तो बैंक चुपचाप कर देगी। लेकिन अगर मैं 100 करोड़ रुपया लेके बैंक को दूँगा, तो बैंक पूछेगी ना, भाई साहब कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? अंबानी हो, अदानी हो, क्या हो? अब मैं कहूँगा कि मैं तो फलाँ पॉलिटिशियन, तो मसला हो जाएगा ना। तो वो नोट पड़े-पड़े ज़ाया हो गए। लोगों को उसको आग लगानी पड़ी थी। और फिर दूसरा ये है कि आगे पाकिस्तान अब कैसे देगा इनको पैसे? तो उसका बड़ा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में और भारत में जो टेररिज्म पाकिस्तान की कम हुई है, वो बहुत कम हुई है 2016 के बाद। उसका वन ऑफ द कारण ये है। मुश्किल हो गई पाकिस्तान के लिए। वो मास्टर स्ट्रोक था, ठीक है, इंडियनों को बहुत तकलीफ हुई होगी उसमें, लेकिन आपके देश के लिए बहुत सुथरा काम हुआ। डॉक्टर एमपीसी, थैंक यू सर। डू यू हैव एनी होप or time frame in which Pakistanis will learn the facts of the history and start rebuilding their lives in a positive manner? भाई साहब, बिल्कुल होप नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अब उम्मीद की एक ही किरण है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान टूटेगा तो जैसे आज तुर्की में मलबा पड़ा हुआ है ना, रबल, जो चीजें गिरी हैं, बिल्डिंगें और ये वो, उसमें से निकाल रहे हैं ना अपनी चीजों को, ऐसे ही वो पाकिस्तान जब मलबा होगा ना, तो उसमें से सिंधु देश वाले वापस अपने आप को रीबिल्ड करेंगे, केपीके वाले, बलूचिस्तान वाले अपने आप को रीबिल्ड करेंगे। और वहां से एक उम्मीद बनती है कि ये जो आजाद देश होंगे ना, सिंधु देश, बलूचिस्तान, केपीके के आजाद लोग, ये फिर एक नई रीबिल्डिंग करेंगे पाकिस्तान अपने अपने इलाकों की। और शायद वहां से उनको हिस्ट्री का कोई लेसन मिले। ये करंट 23 करोड़ लोगों है ना जो पाकिस्तान में, ये तो मदरसा छाप है। ये तो पाकिस्तान को आज भी जन्नत समझते हैं और भारत को जहन्नम समझते हैं। तो ये है कि लेट्स सी, कोई उम्मीद नहीं है भाई। कल्याण गुशेत जी, जी कल्याण भाई नमस्कार, कैसे हैं? आरिफ सर, इन रिसेंट टाइम Pakistan defense budget increasing where IMF never openly condemned the PDM government. They only imposed huge mountainous taxes over civilians. देखें, आईएमएफ ने कोशिश तो काफी की, लेकिन फिर बात यह है कि एक मिसाल है कि मैं बहुत गरीब हूं, कल्याण भाई आपके पास आता हूं कि मुझे आप उधार दें। आप कहते हो कि अच्छा भाई, आपका क्या खर्चा है? तो मैं कहता हूँ ये मेरा बड़ा बेटा है ना, वो ड्रग्स पीता है, शराब पीता है, सारे गलत काम करता है, आधा पैसा तो वो ले जाता है। और छोटे बच्चे हैं,
वो नौकरियाँ करते हैं और कमा के लाते हैं और उनको मैं कोई जेब खर्च वग़ैरह नहीं देता। अब आईएमएफ कहता है मुझे कि वो बड़े बेटे का हिसाब-किताब रोको और उसको नौकरी पे लगाओ, ये वो। मैं कहता हूँ आप फ़िक्र नहीं करें ना, आपको ये चाहिए ना कि मैं वापस कर सकूँगा कि नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बड़े छोटे जो बच्चे हैं ना मेरे, उनको डबल नौकरी करने का कह देता हूँ, ओवरटाइम, पार्ट टाइम और उनको खाना-पीना उनका कम कर देता हूँ। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, अब आप नहीं सुधर रहे, नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको पैसे देना, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरह करते हो तो इस तरह कवर कर लो। तो यही है कि आईएमएफ कोशिश करके देख लिया, नहीं हो रहा था, आईएमएफ ने कहा ठीक है फिर अपने सिविलियंस पे टैक्स लगाओ, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी खत्म करो। तो आईएमएफ ने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं भाई। एम उपाध्याय जी, थैंक यू भाई। इज देयर एनी मुस्लिम इन यूके हु हैज डन घर वापसी? अब देखें घर वापसी से आपका क्या मतलब वो होता है ये आई डोंट नो। अब जैसे ये है, अब ये घर वापसी अगर आप समझते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर वापसी इसको समझते हैं कि एक आदमी है वो चला जाएगा कैलाश और वहां पे धुनी जमा के बैठ जाएगा कि भाई अब मैं तो यहाँ पे शिव जी की उसमें जिंदगी पूरी कर दूंगा, तो घर वापसी आइडियोलॉजिकल होती है। मैं 50 बार अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मैं गीता के रास्ते पे चल रहा हूं और मैं अपने आप को सनातनी समझता हूँ। कोई मुझे क्या समझता है उससे अब मेरे को क्या गर्ज। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर वापसी कर चुके हैं। घर वापसी के भी मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इस्लाम छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक्सट्रीमिज्म और इबादतें और उन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। लेकिन एक सेक्युलर होता है जो सब भगवानों को, जीसस को, सबको गालियां दे रहा होता है। लेकिन एक सेक्युलर होता है जो कहता है यार आपको जो करना है करो भाई, मैं इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करता। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, घर वापसी बहरहाल हो रही है। करण भाई कैसे हैं? Sir, yesterday India got lottery in Jammu. 5.6 million tons of lithium reserves in discovered. Is discovered as lithium is new oil. जी 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 जी, ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व निकला है लिथियम का कहीं से। दुनिया में कई जगहों पे है, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया में है, अफगानिस्तान में, कई जगहों पे, लेकिन एक्सपोज अभी तक जितना हो सका है ना उसमें ये सब सेकंड लार्जेस्ट है। और जब मुझे ये खबर 2 दिन पहले मिली, परसों, तो मेरे ज़हन में पहली चीज़ ये आई कि यार अल्लाह भी भारत के साथ है। अल्लाह ने भी देख लिया कि ये मुसलमान तो फारिग हैं, तो अल्लाह भी इस वक़्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि बकौल मुसलमान के हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इधर लिथियम निकालो। भाई भारत के साथ इस वक़्त नेचर साथ दे रही है। भगवानों ने भारत की पूरी रक्षा करनी शुरू कर दी और भारत का आगे जो कह रहे हैं ना कि नेक्स्ट सेंचुरी भारत की है, तो वो डेफिनेटली ना खाली नेक्स्ट सेंचुरी नहीं, आगे 1000 साल भारत के ही है। एस सिंह जी, थैंक यू सर। It seems none of Pakistani is trying to bring reform in Pakistan except you. Is there any Pakistani group or organization want or working to bring peace development in Pak? Or Pakistanis are fully instinctually bankrupt? मेजोरिटी कह सकते हैं, लेकिन है ना भाई, देखें बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है। कल एक कैप्टन और एक कर्नल, मेजर और कैप्टन मार दिए गए पाकिस्तान आर्मी के। वो ऑपरेशन कर रहे थे वहां पे, मिलिट्री ऑपरेशन, बम फटा, मर गए। तो ये लोग है ना, फिर केपीके में, फिर सिंध में, फिर ये है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इवन आप देखें कि परवेज हुद भाई, फिर वो गांधी साहब, ऐसे कई आवाजें हैं जो मुझसे बहुत बड़ी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो छोटे लेवल का एक प्लेटफॉर्म है। एक और ऑर्गेनाइजेशन अपना काम शुरू करने वाली है, तैयारी में है इस वक्त, इसी फरवरी के महीने में वो लॉन्च हो जाएगी।
और वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आगे बढ़ के काम करेगी, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के नाम से। और वो भी पाकिस्तान में राइट्स मूवमेंट है। तो हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं। मैं तो बहुत छोटी-सी आवाज़ हूँ, बड़े-बड़े लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े एनजीओज़ हैं, जो ग्राउंड लेवल पे भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। बिल्कुल हैं। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक साहब हैं जमील भाई, कराची में रहते हैं। मैं हैरान हूँ जमील भाई की बहादुरी पे। आप देखते हैं ना मैं किस अंदाज से बात करता हूँ। वो मुझसे 2 हाथ आगे वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। फेसबुक पे लिखते हैं, मुझे भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं। मेरी उनकी अच्छी जान-पहचान है। जमील भाई खुल के बात करते हैं, सनातन की सपोर्ट करते हैं। इंडिया के बारे में वो जो मैं सच बोलता हूँ वही कहते हैं। ये सारी बदमाशी इन अलीगढ़ के लौंडों की है। आर्मी के बारे में, पाकिस्तान में मुल्लाहियत के बारे में खुल के बात करते हैं, कराची में बैठ के। तो मैंने उनको कहा जमील भाई आपके बीवी बच्चे हैं। आप बोले अब ठीक है यार आरिफ भाई अब क्या करें? है कीड़ा है सच बोलने का, तो निकल जाता है। तो हैं लोग हैं भाई, थोड़े से सही लेकिन हैं। सत्यम करदे जी, सत्यम भाई कैसे हैं? सर people like Al-Khwarizmi were influential in field of mathematics and astronomy, and also there was House of Wisdom in Baghdad. What are your thoughts on it? सत्यम भाई, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे तो कभी किसी मौका मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरी इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च है, डिटेल्ड रिसर्च की जरूरत है। देखें, हम मुसलमानों में ये हमें चीज सिखाई जाती है कि दुनिया में जितने भी साइंटिफिक काम है ना, वो मुस्लिम साइंटिस्टों ने किए हैं, जिसका आज फायदा गोरा उठा रहा है। और उसमें साथ में एक चीज ऐड कर देते हैं कि सब कुरान से लिया है इन्होंने। देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, नो डाउट अबाउट इट। इब्ने सीना था, ख्वारिज़मी था, और बहुत सारे नाम थे, अब इब्न अल हैथम था। ये हमें नहीं बताया जाता कि वो जितने साइंटिस्ट थे ना, उनको उस वक्त के मुस्लिम रूलर्स ने जेलों में डाला था। क्योंकि साइंस में आप जितना आगे बढ़ोगे ना, आप इस्लाम से दूर होगे। नेचुरल है ना। सत्यम भाई, एक मिसाल है कि आपको बचपन से सिखाया जाता है कुरान के जरिए कि ये सूरज है ना, वो चारों तरफ जमीन के घूम रहा है और जमीन चपटी है। अब आप आते हो साइंस में, तो आप साइंस को, जब साइंस तो साबित करती है, इस्लाम तो साबित नहीं कर सकता, खाली बोल देता है। आपने चुपचाप मानना है, नहीं माना तो सर तन से जुदा। साइंस तो हर चीज की थ्योरी रखती है, तो सामने उसके प्रूफ भी रखती है। तो आप कहते हो, अरे ये तो सूरज नहीं घूम रहा, हम सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और ये जमीन तो चपटी नहीं है, गोल है। और जमीन घूम भी रही है, एक जगह खड़ी नहीं है। ये सब चीजें, ऐसी कई चीजें। फिर आप जब साइंस की तरफ आते हो, आप ह्यूमैनिटी की तरफ आते हो, तो आप कहते हो कि अरे इतना एक्सप्लॉयटेशन है इस्लाम में औरतों का, खास तौर पे चाइल्ड मैरिजेज हैं। 9 साल की बच्ची की शादी हो रही है 53 साल के आदमी के साथ। ये सब चीजें जायज मानी गई हैं। स्लेवरी को जायज माना गया है कि एक आदमी आपने खरीद लिया, अब वो आपका गुलाम है, आप उसको मारो, कूटो, कत्ल कर दो, कुछ भी करो, उसके साथ मजदूरियां कराओ, उसके साथ सब कुछ कराओ, वो सब जायज है। और फिर वो इस्लाम के जरिए उसको ऑथेंटिक कहा गया है कि हाँ सही है, क्योंकि इस्लाम ने स्लेवरी को बैन नहीं किया। इस्लाम ने औरतों के नाम से जितने अत्याचार हैं, अब हमारे अरशद महमूद भाई हैं, लंदन में रहते हैं, वो हैं एथेइस्ट हैं। लेकिन वो ऐसे एथेइस्ट हैं कि वो मुसलमानों का भी बाजा बजाते हैं, तो फिर हिंदू भगवानों को भी बुरा भला कहते हैं, जीसस क्राइस्ट को, सबको। तो कल इन्होंने एक ट्वीट की है कि एक आदमी था जो बकरियां चिराता था, 25 साल का था। उसको एक अमीर औरत ने, 40 साल की औरत ने नौकरी पे रख लिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। अब वो उसके ऊपर अत्याचार करती थी, तो वो आदमी उस औरत से भाग के एक पहाड़ की गार में जाके छुप जाता था और कई कई हफ्ते वहां पे रहता था। और फिर उसके अत्याचार से तंग आके उसके जहन में एक आइडिया आया।
तो उसने वो पहाड़ की गुफा में से निकल के आके कहा कि मुझे वहां पे एक प्रॉफिट आया था, और उसने कहा कि एक फरिश्ता आया था, एंजल, और उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है और तुम अल्लाह के प्रॉफिट हो। और इस तरह इसने फिर एक कुरान बनाया जिसमें सारा औरतों के खिलाफ लिटरेचर दिया, और इस तरह इसने उस एक औरत का बदला पूरी दुनिया की औरतों से लिया। ये अरशद भाई की ट्वीट है। तो कुरान में है तो औरतों के खिलाफ मैं डिटेल में कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो देखें, बात दरअसल ये है कि मुसलमान साइंटिस्ट जो थे ना, वो जूं जूं साइंस की तरफ जाते थे ना, वो इस्लाम से पीछे हट जाते थे। उनको एथेइस्ट और इनको क्या क्या डिक्लेयर कर दिया जाता था, और जेलों में रहे सारी जिंदगी, और कई को तो मार दिया गया। और यही चीज चर्चों ने यूरोप में भी की थी। जब रेनेसांस हुआ था और नया नया तरक्की शुरू हुई थी, तो साइंस की डेवलपमेंट पे चर्चों ने यहाँ पे भी कई लोगों को सजाएं मौत भी दी थी, और क्या क्या सजाएं नहीं दी थी। तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, वो आफ्टर ऑल किसी ठोस चीज के ऊपर नहीं कायम। खेमू राठौड़ जी, थैंक यू भाई, नमस्ते आरिफ जी। एम ए साउथ इंडियन, माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन वुड आवर क्यूरियोसिटी ऑफ ब्रेकिंग द पाकिस्तान कम। भाई, भारत ने कभी कोशिश नहीं की पाकिस्तान तोड़ने की। भारत कोशिश करता तो आज दुनिया में पाकिस्तान नामी नासूर से जान छूट जा चुकी होती। खेमू भाई, आप इंडियन फ्रॉम साउथ हैं, अच्छी हिंदी इसका मतलब समझ लेते हैं, वेरी गुड टू लर्न। देखें, पाकिस्तान अपनी मौत आप मर रहा है। एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की गई थी, वो स्टेट अब अपने कंक्लूजन की तरफ, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। ये खुद ही टूट जाएगी। और ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक जरूरत है। और होपफुली बहुत जल्द दुनिया की जान छूट जाएगी पाकिस्तान से। आइंदा कुछ सालों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान सिर्फ हिस्ट्री में एक नाम रह जाएगा। जब आप विकिपीडिया पे कुछ सालों बाद पाकिस्तान डालेंगे तो डिटेल आएगी कि देयर वाज ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। डॉक्टर एमपीसी जी, थैंक यू। Instead of depending on the government, why don't NGOs in Pakistan get direct aid from foreign agencies in the form of equipment and technology transfer to aid in generation of power, food and value addition to raw material? देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ना यार। सरकार होती है ना भाई, एक हर मुल्क में एक सरकार होती है, सरकार ही फैसले करती है। फिर ये है कि एक वार का इलाका है, जंग हो रही है कहीं किसी मुल्क में, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वारलॉर्ड्स रूल कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीजें होती हैं। लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान में एक सरकार है, और इस किस्म के फैसले सरकारें ही करती है ना, तो सरकार कैसे अलाउ करेगी? सरकार तो माल बनाने पे लगी रहती है ना, तो डायरेक्ट तो किसी को एक्सेस देंगे नहीं। और हमारे यहाँ तो एनजीओ भी साले चोर हैं। हमारे यहाँ के तो एनजीओ भी साले ऐसे चोर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि चैरिटी आफ्टर ऑल पाकिस्तानी बहुत करता है, और चैरिटी फिर सारी एनजीओ खा जाते हैं, सरकार खा जाती है। ज्यादातर एनजीओ सरकार की छत्र छाया में चलते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया है ना, वो एक, आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज ए कंट्री, टूटा नहीं है अभी, और वहां पे एक सरकार है, वहां पे आर्मी है। ये सुझाव पॉसिबल नहीं है। ऋषिकेश हरिदास जी, नमस्कार, वेलकम ऋषिकेश भाई, कैसे हैं? Pakistan's ISI shifting LET and Jaish-e-Mohammed fighters to northwest Pakistan to set up pro-government militias near disputed Durand line report. देखें, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, केपीके, तो भाई साहब, भारत ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी पुलवामा के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो कहाँ की थी? बालाकोट में की थी ना भाई। बालाकोट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो पाकिस्तान का जो जितना भी टेररिस्ट नेटवर्क है ना,
वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में है, यानी बलूचिस्तान में बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप, और केपीके में बहुत सारे हैं, तो सारा उधर ही है, और ट्रेनिंग कैंप्स उधर हैं सारा। पंजाब में थोड़ी है कुछ, सिंध में भी ऐसा इतना नहीं है, सारा उधर ही है ऑलरेडी। और उनको शुरू से ही दो टास्क दिए हुए हैं, इंडिया अफगानिस्तान। लश्कर उसमें क्या है कि मुख्तलिफ इनकी फ्रेंचाइजीज है ना, लश्कर तैयबा है, लश्कर जंग भी है, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लब्बैक, इनके टास्क हैं। अब लब्बैक का काम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस को टारगेट करना है, कभी पीटीआई से लड़ पड़ेंगे, कभी नून लीग से लड़ पड़ेंगे, ये है इनका काम। लश्कर तैयबा इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया में तुम्हारा टारगेट है, जैश ए मोहम्मद इंडिया है, टीटीपी अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान। तो ये सब ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप्स, ज्यादातर कंसंट्रेशन नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में ही है। थैंक यू शर्मा जी, देवदत्त प्रसाद जी थैंक यू। सिद्धांत गोस्वामी जी, मेरे गुरुजी बोले कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे और भारत इतनी तेजी से तरक्की करेगा कि इसको 2024 के बाद रोकने बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो लोग बाहर कैरियर के लिए गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं, एग्रीड। 2024 में मोदी जी और ज्यादा मेजोरिटी से आ रहे हैं, ये भी एग्रीड। भारत की तेजी से तरक्की होगी और इसको रोकना मुश्किल होगा। वो ऑलरेडी है भाई, वो ऑलरेडी है, भारत को रोकना मुश्किल है। आपने कभी सुना है जिंदगी में कि अमेरिका ने किसी मुल्क से कहा हो कि ये जो जंग हो रही है ये तुम ही रुकवा सकते हो? आज वापस अमेरिका ने कहा है कि रशिया यूक्रेन वार को सिर्फ भारत रुकवा सकता है। इट शोज कि हाउ बिग यू पावर यू आर। भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और उसमें तेजी और आएगी। जो साजिशें हो रही हैं, बीबीसी मोदी जी के खिलाफ रिपोर्ट बनाता है, अदानी जी के खिलाफ रिपोर्ट आती है, लोग कहते हैं यार अदानी के बारे में अगर रिपोर्ट आई है तो उसका भारत से क्या फर्क पड़ता है? ओ भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, उसको तोड़ने का नुकसान भारत को नहीं होगा क्या? एप्पल कंपनी अमेरिका में है, एप्पल कंपनी टूट जाएगी तो क्या अमेरिका को नुकसान नहीं है? ये भारत पे हमला है, सिंपल। अगर अदानी जी के साथ कोई मसला था, जैसे आजकल ये राहुल गांधी बिल्कुल ही पगला गया है, अगर राहुल गांधी समझता है कि अदानी ने बहुत बड़े कांड किए हैं तो अदालतें खुली है ना भाई, जाओ अदानी के खिलाफ अदालत में प्रूफ लेके जाओ। सिर्फ पार्लियामेंट में फजूल की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल भारत इज गोइंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड। एस जे एनालिटिक्स थैंक यू भाई। देवी दत्ता देश जी, Bhagavad Gita says, "Who is born, he must die." So Pakistan was born, and Pakistan will die in future. This is true fact. We can't change it. जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट थी। देखें, लोग कहते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान दो देश हैं दुनिया में जो धर्म के नाम पे कायम किए गए हैं। इस बात पे तो एग्रीड है, अंग्रेजों ने ये दो देश, लेकिन 47 और 48 से पहले दुनिया में पाकिस्तान नामी कोई मुल्क नहीं था। इजराइल नामी मुल्क हजारों साल से था। तो इजराइल का दूसरा जन्म हुआ एक तरह से कह लें, या तीसरा जन्म हुआ, क्योंकि हिस्ट्री में 2500-3000 साल से इजराइल की सरकार रही है। किंगडम ऑफ इजराइल, किंगडम ऑफ जूडा, किंग सोलोमन, किंग डेविड के जमाने से चली आ रही है। उसमें फिर इन पे हमले होते थे, खत्म होती थी, वापस रीबर्थ होता था। ये उनका तो है। पाकिस्तान नामी कोई मुल्क नहीं था, ये इंडिया था। जबरदस्ती इंडिया को काट के पाकिस्तान बनाया गया है। तो होपफुली आपकी बात सही निकलेगी कि पाकिस्तान फारिग हो जाएगा। सुरेश केवलानी जी, Pakistan army will not easily let go. It will take over the country through martial law. After that what? After that civil war. अगर पाकिस्तानियों में थोड़ी बहुत भी शर्म रह जाएगी तो वो आएंगे सड़कों पे, लड़ेंगे अपनी आर्मी के खिलाफ, अपनी इस टेररिस्ट आर्मी के खिलाफ। क्योंकि अब ये
नैरेटिव पाकिस्तान में आम आदमी में बिल्ड होता जा रहा है। वो आर्मी को जो पूजा की जाती थी ना, आर्मी को एक बहुत ही बड़ा भगवान समझ के जो लोग चलते थे ना, अब वो असर खत्म हो रहा है। अब लोगों को समझ में आ रही है, भाई कहाँ है बाजवा? कमर जावेद बाजवा आज से 3 महीने पहले तक पाकिस्तान का मालिक बना हुआ था। जैसे ही इसकी टर्म खत्म हुई, भाग गया पाकिस्तान से बाहर। तो आम आदमी को समझ में आ रहा है कि ये लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं रह सकते और ये बाहर कैसे सेटल हो जाते हैं। एक मिसाल है कि मैं काम कर रहा हूं अमूल अमूल कंपनी में, 30 साल सर्विस करता हूं। 30 साल सर्विस के बाद मैं कैसे अगले दिन बाहर पाकिस्तान भारत से बाहर चला जाता हूँ। वहां पे मेरा $multi-million का बिजनेस होता है, मेरी फैमिली नेशनलिटियां लेके बैठी होती हैं। तो ये आर्मी की पोल पट्टियां खुल चुकी हैं। बस थोड़ी गैरत की जरूरत है, पाकिस्तानी कौम में थोड़ी शर्म की जरूरत है। तो मार्शल लॉ आएगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का टूटना अब लाजमी है। ऋषिकेश हरिदास जी, थैंक यू। ब्लास्फेमी रिलेटेड मॉब लिंचिंग इन ननकाना साहब जी, आज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सॉरी, मैंने केपीके कहा था, केपीके नहीं, ननकाना साहब में हुआ है, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था। ननकाना साहब में हुआ है ब्लास्फेमी का मॉब लिंचिंग। एक आदमी मारा गया, जो मैंने बताया कि इस आज से कुछ साल पहले मशल खान के साथ ये केपीके में हुआ था। और ननकाना साहब में एक और भी 3-4 दिन से सिखों का मसला चल रहा है। सिखों ने भी वहां पे प्रोटेस्ट किया है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। कल्याण भाई, सर, वाई पाकिस्तान पॉलिटिशियंस ब्लेम्ड गेम अगेंस्ट ईच अदर where Imran Khan have no visionary Isaac Dar, his statement that recently IMF bailout package blocked by Imran Khan in his tenure. अ, देखें, सारे चोर हैं, सारे लुटेरे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालेंगे ना कल्याण भाई। इनके पास और कोई चीज तो है नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज तो कभी इन्होंने की नहीं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके इन्होंने ही रखा है ना, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, और उन सबसे ऊपर इनका बाप आर्मी। तो कोई चीज ऐसी है नहीं प्राउडली प्रेजेंट करने की, तो एक दूसरे पे टोपियां रख रहे हैं। आवी मोहन जी, गिलगित बल्तिस्तान इज ए वेरी कोल्ड एंड हाई एटीट्यूड एरिया, विल इंडिया रीटेक दैट एरिया? देखें, जियोग्राफिकली और कल्चरली हम देखें ना, तो गिलगित बल्तिस्तान इज अटैच टू लद्दाख, तिब्बत। तिब्बत, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान एक ही डेमोग्राफी है, इनकी कल्चर भी मिलती जुलती है। तो ये भारत का ही हिस्सा है और भारत को बिल्कुल लेना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स उधर हैं। पानी, फ्यूचर में पानी सबसे बड़ी कमोडिटी होगी। इस वक्त भी ज़ाहिर है इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी लाजमी है। वो पानी जिस हिसाब से दुनिया में कम होता जा रहा है, तो वो भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल, कितना भी हाई एटीट्यूड पे हो, बिल्कुल लेना पड़ेगा। सिद्धांत गोस्वामी जी, sir, do you think Pak army has secretly kept their oil in reserve in case of any war as oil crisis looms in Pakistan? um, थोड़ा बहुत, मतलब अगर रख भी लेंगे तो थोड़ा बहुत ही रख लेंगे ना। अगर आपको जंग करनी है तो जंग के लिए तो बहुत लंबे चौड़ा चाहिए, वो कहां से स्टॉक करोगे? मैंने जहां तक सुना है, इनको मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान को ये गारंटी दी गई है कि इंडिया जंग नहीं करेगा, इंडिया हमला नहीं करेगा। ये आजकल वापस इन मिडिल ईस्ट के पीछे पड़े हैं कि इंडिया से दोस्ती करा दो, इंडिया से ट्रेड शुरू करा दो। उस पर इंडिया तैयार नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्तों को मिडिल ईस्ट में कहा है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं। आप भूल जाओ कि हमें पाकिस्तान की कोई टेंशन है, हम पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं सोचते। पाकिस्तान इज ए नॉन इश्यू फॉर अस नाउ। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है और हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पाकिस्तान पे हमला करके। तो नहीं, बिल्कुल हम पाकिस्तान का नहीं सोच रहे और पाकिस्तान को पर हम हमला नहीं करेंगे, ये खुद ही टूट जाएगा। तो ये गारंटी मिली है पाकिस्तान को कि इंडिया हमला नहीं करेगा। शरारत होगी वो पाकिस्तान की तरफ से ही होगी,
लेकिन इस बार पाकिस्तान भी शरारत इसलिए नहीं कर रहा कि जब जंग होती है तो आपको मदद, पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क को तो मदद की ज़रूरत होती है ना। तो अगर पाकिस्तान ने शरारत शुरू की ना, तो फिर गल्फ से मदद नहीं आएगी। तो और इंडिया तो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया जो मुल्क इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा हो ना, प्रोग्रेस की तरफ जा रहा हो ना, वो जंग करके पीछे नहीं हटता फिर। आप बताएं, चाइना कितनी तेजी से पिछले 30 सालों से प्रोग्रेस कर रहा है, जंग नहीं की इसने कोई भी, पड़ता ही नहीं है इसमें। या तो आप अमेरिका की तरह इतनी बड़ी पावर बन जाओ कि आपके लिए जंग ही करना सर्वाइवल है, आपका वार इंडस्ट्रीज हैं वो चलती ही जंग पे हैं, तो वो और बात है। इंडिया जंग करने का मतलब ये है, चाहे वो पाकिस्तान से लड़े 10 दिन के लिए, 10 दिन के अंदर पाकिस्तान को हरा दे, सब कुछ कर दे। एक दो कोई खतरनाक बम आ सकते हैं, कोई कुछ आ सकता है, इंडिया को नुकसान तो हो सकता है ना। इंडिया अगर 5-10 साल पीछे ही चला जाता है तो भारी पड़ेगा ना। तो इंडिया बेवकूफी ऐसी नहीं करेगा, इंडिया किसी से जंग नहीं करेगा। पवन कुमार जी, व्हाट इज आसिम मुनीर डूइंग इन लंदन एंड दुबई? देखें, लंदन तो ये सुना ये है कि ये अमेरिका जाने के मूड में था, अमेरिका जाने की इसको इजाजत नहीं मिली। लंदन में ऐसे ही किसी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था, वापसी पे अबू धाबी में रुका है और अबू धाबी में भीख मांगने गया है कि या शेख आपने $1 बिलियन का शहबाज शरीफ को वादा किया था वही दे दें, हमारे हालात बहुत खराब है, भीख मांगने गया है। ऋषिकेश हरिदास जी, थैंक यू भाई। पाक नेवी सेंट इनवाइट्स टू 111 navies of world to participate in exercise, among only 11 navies bothered to respond। जी ऐसा ही है बिल्कुल। ये ऐसी खबर आई थी परसों तरसों की, मैंने भी पढ़ी थी कि 100 से ज्यादा दुनिया की फौज को इन्होंने इनविटेशन भेजा था कि एक कॉमन एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बहुत कम ने जवाब दिया, ना होने के बराबर। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है 1 घंटे से बहुत ऊपर हो गया है, तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं। कल्याण भाई का आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, recent time Western media released a report of MH370 air crash incident, which Malaysian flight crashed incident happened in Donbass region of Ukraine. Do you think the event floated for the war? नहीं 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 नहीं, वो एक अलग चीज थी, ये अलग चीज है। देखिए, रशिया यूक्रेन वार है ना, वो हमें, मैं इस पे कई वीडियोस बना चुका हूँ। रशिया यूक्रेन वार है ना, अमेरिका की जरूरत थी। दो तीन चीजें हैं उसमें। एक तो ये कि ये जो एनर्जी रिसोर्सेज रशिया से और यूक्रेन से यूरोप आते थे, रशिया बहुत तेजी से इकोनॉमिक उसकी डेवलप कर रही थी। रशिया में लीडरशिप क्राइसिस आया था 80 से लेके 82 से लेके पुतिन के आने तक। 82 में बर्जनेव के मरने के बाद आंद्रोपोव आया, फिर 2 साल बाद वो मर गया तो चर्नेंको आया, 2 साल बाद वो मर गया तो गोरबाचोव आया, गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन तोड़ दिया, फिर बोरिस येल्सिन आया। लेकिन ये पुतिन के आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जैसे भारत, भारत सॉरी टू से कोई औकात नहीं थी 2014 से पहले, भारत का कोई भाव नहीं पूछता था दुनिया में, भारत को कोई समझता ही नहीं था कुछ कि किस खेत की मूली भाई। लीडरशिप ने, भारत है ना, वही आसमान, वही जमीन, वही खेत, वही रिसोर्सेज, वही लोग, लीडरशिप। तो रशिया में लीडरशिप ऐसी आई कि वो रशिया स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग होता रहा। तो अमेरिका की जरूरत थी कि एक तो रशिया को कमजोर करना, दूसरा वो एनर्जी रिसोर्सेज अमेरिका चाहता था कि माल बनाऊं उसमें। वो डायरेक्ट पाइपलाइनें आ गई थी, यूरोप पूरा उससे ले रहा था, जर्मनी, फ्रांस, ये वो। तो अमेरिका की जरूरत थी, उसने यूक्रेन को प्रोवोक किया रशिया के खिलाफ जंग करने के लिए। जंग की लंबे अरसे से एक अमेरिकन प्लानिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। Kachkol Asaji. Thank you, bhai. Sir, I appreciate that you used to create specific videos about Balochistan. Please create new video on Baloch missing persons. जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। मैं किसी बलोच लीडर को ऑनलाइन लेके उनसे ये चीजें पूछता हूँ और आगे आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल जी। डॉक्टर MPC जी, world is full of solutions for Pakistan's problems. Why they are not using them? What is the mindset of progressiveness there? Why only discuss politics?
देखें, अभी पूरे प्रोग्राम में मैंने यही चीज़ें तो बताई डॉक्टर साहब, कि पाकिस्तान में आर्मी नहीं चाहती ना भाई, पाकिस्तान का एक ही सॉल्यूशन है। देखो, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती दुश्मनी पाली है इंडिया के साथ, ज़बरदस्ती तालिबान के साथ ज़्यादतियाँ करके उनको आज इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो हमले कर रहे हैं। आज आप सबसे एग्रीमेंट कर लें, देखें सब एग्रीमेंट आपके साथ करेंगे, अगर आप ऑनेस्टली करोगे, और ऑनेस्टली करने का मैं कहता हूँ, आप पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है ना इंडिया में, हाई कमिश्नर, वो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री को मैसेज दे कि हमें आपका एक बड़ा हवाई जहाज चाहिए, आप वो हवाई जहाज भेजें इस्लामाबाद। भारत वो हवाई जहाज भेजता है, पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, जक्की को, लखवी को, जंगवी को, मक्की को, खालिस्तानियों को, टॉप के जो 200 टेररिस्ट हैं ना जो भारत में आतंक मचा के रखे हैं, उन सबको उस हवाई जहाज में बिठाए और बोले इंडियन पायलट को कि सीधा दिल्ली ले जाओ। और फिर पाकिस्तान भारत को कहे कि आप अपनी एक टीम भेजें, आपकी जो इंटेलिजेंस है कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कैंप हैं, हम आपको उधर ले जाते हैं, आप अपने हाथों से उसको तोड़ दें, हम आपके सामने तोड़ देते, खत्म कर देते हैं। मैं कहता हूं भारत एक मिनट नहीं लगाएगा पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने पे, क्योंकि आप ऑनेस्टली सब चीजें रख रहे हो भारत के सामने। यही चीज आप अफगानिस्तान के साथ करो तो फिर आपको आर्मी की जरूरत नहीं। तो सॉल्यूशन एक ही है, नो आर्मी इज गारंटी कि पाकिस्तान बच जाएगा। फिर आपका आधा बजट खत्म, आधा बजट आर्मी को नहीं देना पड़ेगा, मजे से पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी आएगी। देवदत्त प्रसाद जी, व्हाट इज जागीरदार सिस्टम इन पाकिस्तान, व्हाई इट इज नॉट एबोलिश्ड? जागीरदार सिस्टम ये है कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने अपने मनपसंद लोगों को जागीरें देता था वफादारी के सिलसिले में। एक मिसाल है कि अंग्रेज के पूरे दौर में 200 साल 150 साल जो रहा है, उसमें क्रांतिकार अपनी मूवमेंट तो चलाते रहते थे ना, तो मुख्तलिफ इलाकों में अंग्रेजों ने अपने एजेंट रखे थे जो इन क्रांतिकारियों की मुखबरी करते थे। फिर अंग्रेज की फौज आती थी, उनके साथ मिलके ये एजेंट कुछ और लोग मिला के उन क्रांतिकारियों के खिलाफ काम करते थे, तो अंग्रेज फिर खुश होकर उन एजेंटों को जागीरें देता था। जैसे ये भुट्टो खानदान है, भुट्टो खानदान का सिंध से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इनको, ये तो दीवान थे जूनागढ़ की रियासत के, सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के फादर। इनको अंग्रेजों ने वफादारी के सिले में सिंध पाकिस्तान में जमीनें दी। अब इनके पास कई सौ गांव हैं जिनके ये जागीरदार हैं। कौन अपनी जागीर छोड़ता है, कौन अपनी बादशाहत छोड़ता है ना? अपनी बादशाहत है उनकी जागीरदारों की, क्यों छोड़ेंगे? इसीलिए तो इंडिया तोड़ा गया कि बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदारों को पता था कि इंडिया होगा अगर आजाद, तो इंडिया में जागीरदारी सिस्टम नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा। कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था, उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि ईस्ट पाकिस्तान में जागीरदारी सिस्टम खत्म हो चुका है, नहीं है, हम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान में जागीरदारी निजाम खत्म कर देंगे। इसके लिए इन्होंने मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं दी, जीता हुआ था। तो जागीरदारी सिस्टम पाकिस्तान का एक कैंसर है और ये खत्म नहीं होगा। अजीज दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, यहाँ पे हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। 1 घंटा 15 मिनट का आज का प्रोग्राम हो गया, तो अगले हफ्ते फिर सैटरडे को होपफुली मिलेंगे। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा भारत आने का प्रबंध हो जाए। अब 1 साल हो गया है तो बहुत दिल खींच रहा है, कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मैं भारत की तरफ एक बार फिर आऊं। इस बार केदारनाथ, काशी और उज्जैन, ये मेरी यात्राएं हैं जो मुझे करनी हैं। इसके अलावा वहाँ पे ज़ाहिर कुछ जगहें हैं जो देखनी है तो देखें। बाकी थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।